लखनऊ डायरी में आपका सवाल है। आज मैं आपकी खिदमत में अवध के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के सिलसिले की 7वीं किस्त पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। अवध में इंतशार फैलाने के बाद रेजिडेंट सैलेमन ने डलहौजी को खत लिखा कि कंपनी को अब अवध पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिश्वतखोरी और बदउनवानियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। बादशाह भी हुकूमती निज़ाम से मुँह मोड़कर नाचरंग की महफिलों में मशगूल है। 1854 में सैलेमन बीमार पड़ गया और वो नौकरी छोड़कर लंदन चला गया। इसके बाद जेम्स ऑट्रम को रेजिडेंट बनाया गया। उसने सैलेमन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसकी पैरवी करते हुए फौरन गवर्नर जनरल से अवध पर कब्जा करने का हुक्म मांगा। इसके बाद डलहौजी ने एक नया मुआहदा तैयार किया, जिसके मुताबिक कंपनी सरकार और शाहाने अवध के बीच जितने भी साबिका मुआहदे थे उन सब को मनसूख करते हुए अदलिया और फौज की कमान को कंपनी के नुमाइंदे को सौंपने के साथ साथ बादशाह को माजूल करके उनके तमाम इख्तियारात ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा तमाम टैक्सों की मार्फत वसूल होने वाली रकम पर कंपनी के हक़ की बात कही गई थी। डलहौजी ने 3 जुलाई 1855 में कंपनी के डायरेक्टर्स को ख़त लिखा, जिसमें अवध पर कब्जा करने की पूरी तफसील और ख़ुद को अंग्रेज़ी हुकूमत का खैरख्वाह बताते हुए ज़रूरी अहकाम मांगे थे। कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब सैलेमन की रिपोर्ट रखी गई तो तमाम डायरेक्टर्स ने इसको मंजूरी दे दी और डलहौजी को इख्तियार दिया कि वो अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दे। जनवरी 1856 में जनरल ऑट्रम कलकत्ता गया और डलहौजी से अवध पर कब्जे का हुक्मनामा लेकर वापस लखनऊ आया और लखनऊ में मौजूद अंग्रेजी फौज को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात करने के बाद शहर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने के लिए कानपुर से भी अंग्रेजी फौज को लखनऊ बुलवा लिया। 30 जनवरी 1856 को ऑट्रम ने शाही दरबारियों को रेजिडेंसी में बुलवाया। इसके बाद तमाम दरबारियों के सामने वजीर अली नकी खान को गवर्नर जनरल का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया, जो कि अवध पर कब्जा करने का एक फरमान था। इस हुक्मनामे में लिखा था कि बादशाह को हुकूमत छोड़ने पर 15 लाख रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी, जिसमें 12 लाख रुपए उनके और उनके अहले ख़ानदान के लिए और 3 लाख रुपए उनके मुलाजिमीन के लिए होंगे। ऑट्रम की बात सुनकर अली नकी खान ने कहा कि बादशाह हरगिज़ इस अहदनामे में दस्तखत नहीं करेंगे। वजीर ने पहले के अहदनामों का हवाला देकर अपनी बात रखने की कोशिश की, मगर ऑट्रम ने एक न सुनी, बल्कि इस अहदनामे पर सख्ती से अमल करने की धमकी भी दी। अलगरज अली नकी खान ने पूरी बात बादशाह सलामत को बताई। बादशाह को कंपनी का ये नया फरमान सुनकर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने फरवरी 1856 में रेजिडेंट को एक खत लिखा, जिसमें हुकूमती इंतजामात और अवध में फलाही कामों की तफसील से जिक्र किया गया था, मगर रेजिडेंट ने इस खत पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टे बादशाह को 3 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि इस अहदनामे को कबूल कर लेने में ही आपकी भलाई है और किसी भी कीमत पर यह मोहलत नहीं बढ़ाई जाएगी। लाख कोशिश के बावजूद जनरल ऑट्रम किसी भी तरह इस अहदनामे पर बादशाह के दस्तखत हासिल नहीं कर पाया, तो उसने वजीर अली नकी खान से कहा कि वही बादशाह से इस अहदनामे पर दस्तखत करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऑट्रम ने बादशाह को धमकी दी कि अगर आपने दस्तखत नहीं किए तो आपके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी। अगर इस पर भी नहीं माने तो आपकी तोपखाने पर कब्जा कर लिया जाएगा और आपके तमाम मुलाजमीन को भी कैद कर लिया जाएगा। साथ ही ज़मींदारों और जागीरदारों की तमाम आराजी भी छीन ली जाएगी। बादशाह ऑट्रम की इस धमकी के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इसके बाद ऑट्रम ने बादशाह की वालिदा मलका किश्वर से कहला भेजा कि वो बादशाह को दस्तखत करने के लिए राज़ी करें, मगर गयूर बेगम ने भी ऑट्रम की बात से इनकार कर दिया। इन तमाम हालात के बावजूद बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि अवध में किसी भी तरह का फसाद वगैरह न होने पाए, इसलिए तोपों को हटा दिया जाए, फौजियों के हथियार उतार दिए जाएं और अवध की तरफ बढ़ रही अंग्रेजी फौज से किसी भी तरह की मज़ाहमत न की जाए, बल्कि उनसे दोस्ताना सलूक किया जाए। ये तमाम इंतजामात इसलिए किए गए ताकि कंपनी सरकार अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के छोटे से छोटे गैर कानूनी काम का बहाना बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके, जिसमें नाहक लोगों का खून बहे। 4 फरवरी 1856 को ऑट्रम बादशाह से मिलने जर्द कोठी पहुंचा तो उसने बादशाह के सामने ऐलान किया कि पिछले तमाम मुआहदे मंसूख किए जाते हैं और अब एक नया मुआहदा आपके सामने मौजूद है,
جس کے مطابق 12 لاکھ روپے سالانہ پینشن آپ کے لیے اور 3 لاکھ روپے سالانہ پینشن آپ کے ملازمین کے لیے اور 7 مکانات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تمام سرکاری محکمے، دیوانی، فوجداری کمپنی سرکار کو سونپ دیے جائیں، مگر بادشاہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آٹرم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ کمپنی تو مغل شہنشاہ کو صرف 1 لاکھ روپے سالانہ پینشن دے رہی ہے، مگر آپ کو 15 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور رہنے کے لیے شاہ منزل، مبارک منزل، خورشید منزل، سکندر باغ، بادشاہ باغ، رمنا کوٹھی اور دلکشا کوٹھی دی جا رہی ہے۔ جب تک آپ حیات رہیں گے بادشاہ کا خطاب بھی آپ کے ساتھ برقرار رہے گا۔ بادشاہ آٹرم کی باتیں سنتے رہے، عہد نامے میں دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ تو برابر والوں کے درمیان ہوتا ہے، میں کون ہوتا ہوں جو انگریزی حکومت سے معاہدہ کروں؟ 100 سال تک ہم نے اودھ پر حکومت کی، اب انگریز جو چاہیں کریں، چاہے اسے بنائیں یا بگاڑیں، یہ میری رعایا کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ آٹرم نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ اس عہد نامے پہ دستخط کر دیں اور اپنی مرضی سے حکومت چھوڑ دیں تاکہ دنیا کے سامنے انگریزوں کی پاک صاف اور ایماندار تصویر کو پیش کیا جا سکے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کے آگے کی تاریخ 8ویں قسط میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل لکھنؤ ڈائری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ اودھ کے تعلق سے تاریخ کی مکمل جانکاری آپ کو وقت سے ملتی رہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔